नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। पशु परिचर परीक्षा 2024 के लिए स्पेशल हम पशु रोग से संबंधित बात कर रहे थे। आज हमारी क्लास नंबर 2 आ चुकी है। क्लास नंबर 2 में हम टॉप 50 एमसीक्यू की बात करेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं, यानी पूरा निचोड़ मैंने निकाल लिया है दो वीडियो के अंदर। लगभग आज 50 नहीं है, ये लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन है। कितने हैं? 70 के आसपास क्वेश्चन है, लेकिन टॉप 50 मैंने लिखे हैं। तो जो साथी पशु परिचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लो और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को हूबहू मिलेंगे। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच पाएगा। देखिए भी, सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ रोग रह गए थे हमारे। इससे पहले हमने रोगों के बारे में चर्चा की, एंथ्रेक्स रोग के बारे में, खुरपका मुंहपका रोग के बारे में, जहरवाद रोग के बारे में। आज हम बात करेंगे सबसे पहले पशु माता रोग के बारे में। पशु माता रोग, या जिसे हम कहते हैं पशु प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। पशु प्लेग के नाम से जाना जाता है। पहले इसके जितने भी प्रश्न बने उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद जो भी अलग अलग रोग आएंगे उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न की बात करते हैं, पशु माता या पशु प्लेग को का रोग मुख्य रूप से किस प्रकार के पशुओं को प्रभावित करता है? सभी प्रकार के पशु, केवल बकरियों को, जुगाली करने वाले पशुओं को, केवल मुर्गियों को? तो इसका आंसर क्या होगा? जुगाली जो पशु करते हैं उनमें ज़्यादातर ये पशु माता रोग हो जाता है। एक तो याद रखना, एक वायरस जनित रोग है, एक तो वायरस जनित रोग है, एक तो ये याद रखना है। तो वायरस जनित रोग है एक, तो ये याद रखना है। भयानक संक्रामक रोग है ये भी। ठीक है, तो ये गाय भैंसों में लगभग ज़्यादा होता है। अगला, पशु माता रोग किस मौसम में अधिक होता है? सर्दियों में, बरसात के मौसम में, सूखे मौसम में, गर्मियों में? तो सूखे मौसम के अंदर इसकी जो पशु माता रोग की जो फैलावट है वो ज़्यादातर होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, पशु माता रोग किस प्रकार से फैलता है? तो पशु माता रोग हम बात करें किस प्रकार से फैलता है, तो ये दूषित चारे, दाने या पानी के संपर्क में आने से पशु माता रोग फैलता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। पशु माता या पशु प्लेग का रोग कौन से अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ये एक कृषि विज्ञान की पुस्तक है। कृषि विज्ञान की पुस्तक है 12 के अंदर, टॉपिक डी में स्पेशल पशुओं से संबंधित। तो वहाँ से मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन उठाए और वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो पशु माता या पशु प्लेग का रोग कौन से अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो अंग आ जाए तो आहार नाल को, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे भी। यानी पशु माता जो रोग हो जाए तो सबसे जो अंग प्रभावित करेगा वो आहार नाल को प्रभावित करेगा। अगला प्रश्न देखिए, पशु माता या पशु प्लेग में पशु का शरीर का तापमान कितना हो जाता है? मान लीजिए उसे पशु माता रोग हो गया तो उसका तापमान कितना हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आगे देखिए, इस रोग में कौन सा लक्षण प्रारंभिक रूप से दिखाई देता है? यानी पशु माता रोग है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पशु माता रोग इस पशु को हो गया है? तो इसका प्रभाव कैसे पता चलेगा कि पशु की आंखों का लाल होना और आंखों से पानी बहना, ये इसका क्या होगा? लक्षण दिखाई देगा हमें। आगे, इस रोग के कारण पशु का अंतिम लक्षण कौन सा होगा? इस रोग के कारण पशु का अंतिम लक्षण कौन सा होगा? तो वो होगा पिचकारी की तरह तेजी से गोबिर करना। ये दोनों भी लक्षण हो जाएंगे इसके, इस रोग के। तो पशु माता में दस्त रोकने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? मान लीजिए पशु माता रोग हो गया पशु को और उसको अभी आपने बात की कि तेज दस्त लगते हैं, और इस दस्त को रोकने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसके लिए हम बात करें, सल्फामिडीन 15 मिली अंतःपेशी, ये क्या देंगे? हम इंजेक्शन देंगे। तो याद करें ना, सल्फामिडीन 15 मिली अंतःपेशी का टीका किसके लिए दिया जाता है? पशु माता के जो पशु है उसमें दस्त लग जाए तो उसको रोकने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, पशु माता रोग के दस्त में रक्त रोकने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? अगर मान लीजिए पशु माता रोग है और उसके दस्त लगे और दस्त के साथ में खून भी आ रहा है, तो उसके रोकने के लिए कौन सा जो इंजेक्शन दिया जाएगा? तो इनको क्रोम 10 मिली अंतःपेशी, ये टीका दिया जाएगा दस्त में रक्त को रोकने के लिए, क्रोम 10 मिली अंतःपेशी। रीडर पेस्ट आरपी टीका कितने समय में एक बार दिया जाना चाहिए? रीडर पेस्ट टीका कितने समय में एक बार दिया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा हर 3 साल में एक बार।
ये भी पशु माता रोग के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, मैं बताता जाऊँगा आपको। पशु माता रोग के हैं भी ये सारे के सारे, ये उपचार लक्षण ये सारे प्रश्न मैंने बनाए हैं। तो रिडरपेस्ट टीका कितने समय में एक बार दिया जाना चाहिए? हर 3 साल में एक बार दिया जाना चाहिए। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जो पशु माता रोग है इसको, तो इसको बीमार व स्वस्थ पशुओं से क्या रखें? अलग रखें। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार के तो आप व्यवहारिक क्वेश्चन कर भी लेंगे। फिर पशु माता रोग के उपचार में एनालजीन इंजेक्शन कितनी मात्रा में दिया जाता है? एनालजीन इंजेक्शन कितनी मात्रा में दिया जाता है? तो 15 मिली अंतःपेशी, 15 मिली अंतःपेशी का इंजेक्शन दिया जाएगा, एनालजीन इंजेक्शन, ठीक है, 15 मिली का। रेबीज रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अब हम बात करेंगे रेबीज रोग के बारे में। कौन से? रेबीज रोग के बारे में। इतने हम पशु माता रोग से संबंधित है जितने बोलिए। तो रेबीज रोग का अन्य नाम हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। इसे किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। अभी अगला प्रश्न देखिए, रेबीज रोग का रोग कारक कौन सा वायरस है? भी जो रेबीज रोग है उसका रोग कारक पूछा जाए तो कौन सा होगा? भी रोग कारक की हम बात करेंगे तो रेबोडो वायरस या लाइसा वायरस, कौन सा? रेबोडो वायरस होगा या लाइसा वायरस होगा, ठीक है। रोग कारक है रेबीज का। रेबीज के ये फ्लूनेंस फॉर्म में रोगी पशु का व्यवहार कैसा होता है? तो रोगी पशु का जो व्यवहार होता है वो आक्रामक होता है। भी कौन सा होता है? आक्रामक रूप से करता है भी व्यवहार। आगे देखिए, भी रेबीज संक्रमित कुत्ते द्वारा काटे जाने पर टीकाकरण कितने दिनों के अंतराल पर किया जाता है? मान लीजिए रेबीज संक्रमित जो कुत्ता है वो काट लिया जाए तो उसके टीके की बात करें 0, 3, 7, 14 और 28 दिन, इस प्रकार तारीख को टीके लगते हैं, ठीक है। आगे देखिए, भी रेबीज से ग्रस्त गायों में कौन सा लक्षण देखा जा सकता है? यानी गायों में भी रेबीज रोग हो जाता है तो उनको हमें पता कैसे चलेगा कि गाय के अंदर रेबीज रोग गया? गर्दन मुड़ जाती है और सशक्त हो जाती है, ये याद कर लेना। एक तो गर्दन मुड़ जाएगी उसकी और सशक्त हो जाती है। फिर हम बात करेंगे थनैला रोग के बारे में। अब आ गया थनैला रोग। थनैला रोग किस प्रकार का रोग है? थनैला रोग है किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। भी थनैला रोग की बात करें तो ये जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। अगला देखिए, थनैला रोग में दुधारू पशु के किस अंग में कठोरता व गर्मी आती है? थनैला रोग में दुधारू पशु के किस अंग में कठोरता व गर्मी आती है? तो किसमें? भी थन व अयन के अंदर, ठीक है, इसमें आएगी कठोरता व गर्मी पैदा होगी। थनैला रोग में संक्रमण किस मुख्य कारण से फैलता है? थनैला रोग में संक्रमण किस मुख्य कारण से फैलता है? तो ये फैलता है थन के माध्यम से। किसके? थन के माध्यम से, इसलिए इसका नाम थनैला रोग पड़ा है भी, ठीक है। आगे देखिए, भी थनैला रोग के मुख्य रोग कारक कौन से? भी ये जो भी रोग कारक है ना, एक प्रश्न यहाँ से आएगा भी, एक प्रश्न यहाँ से पक्का आएगा भी, कोई भी रोग हो तो इसमें जीवाणु, कवक और सूक्ष्म प्लाज्मा ये थनैला रोग के मुख्य रोग कारक है। भी थनैला रोग में सबसे अधिक किस नस्ल की गायें प्रभावित होती है? किस नस्ल की गायें? तो ये संकर नस्ल की जितनी भी नस्लें हैं जिनका संकर प्रजनन करवाया जाता है उनमें ये ज्यादातर रोग होता है। थनैला रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? थनैला रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो थन और अयन। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। फिर देखिए, भी अब गजब के प्रश्न और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थनैला रोग का मुख्य जीवाणु कौन सा होता है जो गाय व भैंस में संक्रमण फैलाता है? गाय व भैंस में संक्रमण फैलाता है, ऐसा कौन सा जीवाणु है थनैला रोग का? तो ये हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकाई एंग्लेक्सिया। ये याद कर लेना, भी इस प्रकार के शब्द आ सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई एंग्लेक्सिया। ये गाय में भैंसों में संक्रमण फैलाता है और ये जीवाणु का नाम है भी, ठीक है, थनैला रोग का। आगे, थनैला रोग का मुख्य लक्षण क्या होगा? ये कैसे पता चलेगा कि थनैला रोग हो गया है? तो थन में सूजन, कठोरता व दर्द होगा, ठीक है। आगे, थनैला रोग में दूध का रंग धीरे धीरे किस रंग में बदलने लग जाएगा? ये लाल हो जाएगा। भी ये मोस्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थनैला रोग हो जाए तो दूध का रंग धीरे धीरे लाल होने लग जाएगा। थनैला रोग में थनों की ठंडी या गर्म गादी पर क्या करना चाहिए? ठीक है, तो ठंडी व गर्म गादी पर क्या करना चाहिए थनैला रोग के अंदर थनों पर? तो उसमें ठंडे पानी
का छिड़काव केवल गर्म गादी पर करें। ठीक है, आगे देखिए भी, थेनेला रोग के उपचार में किस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है? थेनेला रोग के उपचार में किस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है? तो एम्पीसिलिन और क्लोकासिलिन, इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाएगा थेनेला रोग के उपचार के लिए हमें, तो एम्पीसिलिन और क्लोकासिलिन। ठीक है, आगे देखिए भी, थेनेला रोग में दर्द और सूजन को कम करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? थेनेला रोग में दर्द और सूजन को कम करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा? तो ये मेलोनेक्स इंजेक्शन दिया जाएगा भी थेनेला रोग के अंदर। जो भी थन के अंदर दर्द व सूजन है तो उसको कम करने के लिए मेलोनेक्स का जो है टीका लगाया जाएगा। थेनेला रोग के इलाज में थन से सारा दूध निकालने के बाद क्या करना चाहिए? थन से सारा दूध निकालने के बाद में उसे ये मस्टिसिस ट्यूब चढ़ानी चाहिए। ठीक है, ये मस्टिसिस ट्यूब आती है उसको चढ़ा देना चाहिए। आगे देखिए, गलघोंटू रोग में किस आयु वर्ग के पशु अधिक प्रभावित होते हैं? गलघोंटू रोग में किस आयु वर्ग के पशु अधिक प्रभावित होते हैं? तो 6 महीने से 2 वर्ष तक के पशु, 6 महीने से 2 वर्ष तक के पशु अधिक प्रभावित होते हैं इस गलघोंटू रोग में। अब गलघोंटू रोग के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, गलघोंटू रोग, गलघोंटू रोग को शिपिंग फीवर क्यों कहा जाता है? शिपिंग फीवर क्यों कहा जाता है भी? लंबी दूरी की यात्रा के बाद इस रोग की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये गलघोंटू रोग हो जाता है जब पशु लंबी दूरी यात्रा करता है तो शिपिंग फीवर होने की बहुत चांस होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, गायों में गलघोंटू रोग का मुख्य जीवाणु कौन सा है? गायों में गलघोंटू रोग का मुख्य जीवाणु, ये तो पक्के पढ़ ही लेना, इन जो भी रोग हैं इनके अलग लिख लेना चाहिए भी, रोग कारक है या जीवाणु कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पाश्यूरेला बोविसेप्टिका, ये होता है भी। ठीक है, ये जीवाणु होता है जिसके कारण गलघोंटू रोग का मुख्य फैलने का कारण है, पाश्यूरेला बोविसेप्टिका। आगे देखिए भी, भैंसों में गलघोंटू रोग का कारण बनने वाला जीवाणु कौन सा है? भैंसों में गलघोंटू रोग बनने का कारण जीवाणु कौन सा है? वो तो था गाय का पाश्यूरेला बोविसेप्टिका, लेकिन भैंस के अंदर कौन सा होगा? तो भैंस के अंदर होगा पाश्यूरेला बुबेली सेप्टिका। बस इतना याद रखना, इसमें बुबेली लग जाएगा भी, क्या लग जाएगा? बुबेली लग जाएगा और उसमें बोवी लग जाएगा। ठीक है, ये प्रजातियां इनकी, भैंस की और गाय की। गलघोंटू रोग में ये बोवी और बुबेली, गलघोंटू रोग में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होगा भी? देखिए कितना गजब का है, तो इसमें श्वास नाल प्रभावित होगी भी, ये भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं भी। ठीक है, आगे देखिए भी, भेड़ और बकरियों में गलघोंटू रोग का कारण बनने वाला जीवाणु, अलग अलग, गाय के अलग हो गया, भैंस का अलग हो गया, और भेड़ बकरियों में कौन सा जीवाणु होता है? तो भेड़ बकरियों में होता है पाश्यूरेला ओविस। जो इनकी ये प्रजाति है ना ओविस, ये बस याद रखना है। जैसे गाय की है बोवी जो प्रजाति है, और इसमें हम बात करें ओविस भेड़ बकरियों में, और भैंसों के अंदर बुबेली, तो इस प्रकार आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये जीवाणु इन्होंने नाम दिया है। गलघोंटू रोग में पशु के गले में किस प्रकार का लक्षण देखने को मिलता है? तो इनमें सूजन मिलेगी आपको, क्या मिलेगी? सूजन दिखाई मिलेगी। अगला देखिए, गलघोंटू रोग में पशु का बुखार कितना अधिक हो जाता है? गलघोंटू रोग हो जाता है तो पशु का बुखार कितना हो जाता है? 105 डिग्री से 107 डिग्री, लगभग प्रत्येक पशु में इतना हो जाता है, किसी में 104, 103 या 105 से 107। ठीक है, तो ज़्यादा अगर आपको उत्तर लगाना है तो 105 से 101 से लेकर 107 तक जितना भी कोई भी आ रहा है ऑप्शन में वो लगा दीजिए। ठीक है, तो 105 से 107 या 104 से 107 ये ज़्यादातर हमने देखा है। गलघोंटू रोग के कारण पशु की मृत्यु किस वजह से होती है? भूख से, दम घुटने से, पानी की कमी से, चोट लगने से। तो दम घुटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि श्वास नली के अंदर दिक्कत होती है तो वहां पे सांस नहीं आएगा। गलघोंटू रोग के उपचार में किस दवा का उपयोग सूजन रोकने के लिए किया जाएगा? मान लीजिए गलघोंटू रोग हो गया और उसका उपचार करना है, तो किस दवा का हम प्रयोग है उसकी सूजन को कम करने के लिए करेंगे? तो वो हो जाएगा निमोवेट दवा का उपयोग करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न बार बार भाई रिवाइज कर लेना, याद तो एक बार में नहीं होंगे, और जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से पढ़ रखा है वो याद कर लेंगे। गलघोंटू रोग के दर्द निवारण के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? अब दर्द हो रहा है, मान लीजिए गलघोंटू रोग हो गया और उसको दर्द हो रहा है, तो उसको हम सल्फामिडीन
का इंजेक्शन देगी। किसका? सल्फामिडीन का इंजेक्शन देंगे। गलघोटू रोग के उपचार में प्रत्येक 6 घंटे के अंतराल पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? 6 घंटे के अंतराल में कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा गलघोटू रोग के अंदर? तो सल्फामिडीन। ये भी प्रश्न बन सकता है भी। तो आगे देखते हैं भी अगला प्रश्न। पशुओं को गलघोटू रोग से बचाने के लिए HS का पहला टीका किस आयु में लगवाना चाहिए? HS का पहला टीका किस आयु में लगवाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर। अब आपसे पूछा जाए कि HS का टीका किस पशु रोग के लिए भी लगाया जाता है? तो गलघोटू रोग। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, फिर देखिए HS प्लस BQ प्लस FMD संयुक्त टीका कब लगवाना चाहिए भी? ठीक है, ये गलघोटू रोग से संबंधित है भी, गलघोटू रोग से भी संबंधित है, ये टीका लगवाया जाता है। तो HS, BQ और FMD संयुक्त टीका कब लगवाया जाता है? ये मई जून माह के अंदर लगवाया जाता है। ठीक है, आगे HS व BQ व FMD संयुक्त टीका कब और कितनी मात्रा में लगवाना चाहिए भी? कब व कितनी मात्रा में लगवाना चाहिए? प्रतिवर्ष वही हो जाएगा जून माह में, और 2 मिली मात्रा में। कितनी मिली? 2 मिली, और मई जून के अंदर लगवाया जाएगा। फिर हम बात करते हैं फड़किया रोग। फड़किया रोग अधिकतर किस प्रकार के पशुओं में पाया जाता है? फड़किया रोग की बात करें, अधिकतर किन पशुओं में पाया जाता है? ये भेड़ व बकरियों में पाया जाता है। याद कर लेना, फड़किया रोग। ठीक है, आगे भी फड़किया रोग में कौन सा कारण मुख्य रूप से लक्षण उत्पन्न करता है? कौन सा रोग है लक्षण उत्पन्न करता है? तो इसके आंसर की बात करेंगे, आंतों में जीवाणु द्वारा जहर पैदा करना, यानी टॉक्सिन पैदा करना। तो फड़किया रोग के मुख्य लक्षण होगा आंतों से संबंधित एक तो, और जीवाणु द्वारा जहर पैदा करना। फड़किया रोग का कारण कौन सा जीवाणु होता है भी? फड़किया रोग है उसका कौन सा जीवाणु होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस ये होता है भी। ये जीवाणु होता है जिसके कारण फड़किया रोग प्रभावित होता है, यानी बढ़ता है। तो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस। ठीक है, ये सारे याद कर लेना, अलग अलग लिख लेना। फड़किया रोग में क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस की कौन सी प्रजाति सबसे खतरनाक मानी गई है? तो सबसे खतरनाक मानी गई डी। कौन सी भाई? डी मानी गई है, लेकिन ए है, बी है, ई भी है इसकी प्रजाति, लेकिन खतरनाक जो मानी गई है वो डी मानी गई है इसकी। फड़किया रोग में डेक्सेना का इंजेक्शन कितनी मात्रा में और किस प्रकार दिया जाता है? फड़किया रोग में डेक्सेना का इंजेक्शन कितनी मात्रा में और किस प्रकार दिया जाता है? तो ये 3 मिली और अंतःपेशी, 3 मिली अंतःपेशी दिया जाता है। तो जिस साथी ने रोग पढ़े हैं, पहले आप अगर किसी को याद भी नहीं होते हैं तो आप पहले पढ़ लीजिए उनको अच्छी तरीके से, तथ्य पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मेरी क्लास लगा लीजिए। मैं कहता हूँ आपके प्रश्न सारे सही हो जाएंगे, सारे याद भी हो जाएगा टॉपिक, आपको पता भी चल जाएगा किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बन रहा है। ठीक है, आगे देखिए भी, फड़किया रोग में एंटीबायोटिक के रूप में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है और कितने दिनों तक? फड़किया रोग में एंटीबायोटिक के रूप में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है और कितने दिनों में दिया जाता है? तो ऑक्सीट्रेटासाइक्लिन 5 मिली 3 दिन में 3 दिन तक दिया जाता है। ऑक्सीट्रेटासाइक्लिन 5 मिली 3 दिन तक। ठीक है, आगे देखिए भी, फड़किया रोग में मांसपेशियों की अकड़न रोकने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है अभी? तो मांसपेशियों की जो अकड़न है उसको रोकने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो वो दिया जाता है न्यूरोबियोन। कौन सा भी? न्यूरोबियोन है, ये इंजेक्शन दिया जाएगा अभी फड़किया रोग के अंदर। फड़किया रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टीका लगाया जाएगा ETV का, ETV का टीका लगाया जाएगा। ठीक है, सर्रा रोग का मुख्य कारण क्या है? अब सर्रा रोग के बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्रा रोग का जो मुख्य कारक है, रोग का कारक कौन सा है? ट्रिपेनोसोमा इवनसाई नामक प्रोटोजोआ है भी। प्रोटोजोआ द्वारा एक तो रोग होता है सर्रा रोग, और इसका नाम क्या है? ट्रिपेनोसोमा इवनसाई। तो ये नाम भी याद करने पड़ेंगे रोग से संबंधित। जैसे इस प्रकार आपने सर्रा रोग लिखा, इसके आगे लिख दिया आपने इसने रोग कारक, और इसका नाम लिख दिया ट्रिपोसोना इवनसो। याद करने पड़ेंगे भी। सर्रा रोग किसके माध्यम से फैलता है? तो ये कब्ज, ये हम बात करें तो मक्खियों द्वारा फैलता है भी सर्रा रोग। ठीक है, अगला है सर्रा रोग के कम तीव्र रूप में पशु को कौन सी समस्या होती है? तो कब्ज होने लग जाती है, कब्ज हो जाना।
सर्रा रोग की चिकित्सा में एंट्रीसाइड प्रोसाल्ट इंजेक्शन की कितनी मात्रा उपयोग किया जाता है? सर्रा रोग की चिकित्सा में एंट्रीसाइड प्रोसाल्ट इंजेक्शन की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाता है? तो 2.5 से 3 ग्राम इंजेक्शन की मात्रा। फिर बेरेनिल इंजेक्शन को कितने मिली डिस्टिल वाटर में घोलकर लगाया जाता है? ये इसके अंदर भी है, इसके अंदर ही है, तो 25 मिली डिस्टिल वाटर में। ठीक है। फिर आगे देखिए, ट्राइक्वीन इंजेक्शन की खुराक के लिए कितनी मात्रा में दवा का उपयोग किया जाता है? कितनी मात्रा में दवा का उपयोग किया जाता है? 2.5 ग्राम। सर्रा रोग के इलाज में इनोरेक्सन फोर्ट गोली को कितनी बार देना चाहिए? इनोरेक्सन फोर्ट गोली को कितनी बार देना चाहिए भी? इसे 2 बार देना चाहिए भी। ठीक है। सर्रा रोग के अंदर ये गोलियां भी याद रखना भी, इनोरेक्सन फोर्ट गोली। टोनाफास्फोन इंजेक्शन की कितनी मात्रा नस में दी जानी चाहिए? ये भी इससे संबंधित है, सर्रा रोग से संबंधित। यानी सर्रा रोग आपको पता है ज़्यादातर किस में होता है? ऊंट के अंदर होता है। तो इसने पूछा है कि नस में दी जानी चाहिए टोनाफास्फोन इंजेक्शन की, तो कितनी मिली? 10 मिली। ठीक है। आगे देखिए, खाज व खुजली के बारे में चर्चा करते हैं। खाज और खुजली रोग कारण क्या है? खाज खुजली किसके कारण होता है? तो हम बात करेंगे माइटस नामक परजीवी है भी है। एक तो याद रखना, एक परजीवी है, परजीवी रोग है, और दूसरा माइटस नामक रोग कारक है इसका, खाज खुजली का। ठीक है। खाज और खुजली रोग के लक्षणों में कौन सा लक्षण नहीं शामिल है? इसमें कौन सा लक्षण शामिल नहीं है? तो चमड़ी का रंग सफेद होना ये नहीं है, शरीर पर सूजन आना, बालों का गिरना, पशु का शरीर खुजलाना, ये इसके कारण है। खाज और खुजली रोग फैलाने वाले कीटाणुओं में कौन सा एक नहीं है? तो देखिए, खाज व खुजली फैलाने वाले कीटाणु हैं, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें एस्चेरिचिया कोलाई ये नहीं है। ये तीनों चारों याद कर लेना, 4 प्रकार के कीटाणु है अभी इसके अंदर। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कीटाणु हैं खाज व खुजली के अंदर। 3 तो आपके सामने है, और चौथा भी मैं बता दूंगा आपको। तो पहला सोरप्टिटस, एक तो ये है कम्युनिस, दूसरा कोरी ओप्टी सेंसिबोइटिस, और डेमोकस फोलिक्यूरोफोरम। तो ये भी याद कर लेना, थोड़े शब्द औखे हैं, हार्ड है। एक है अपना सारकोप्टिसी स्केबी। ये 4 जो है कीटाणु हैं जहाँ से खाज व खुजली रोग फैलाने का कारण है। एक तो सोर टिटस कम्युनिस है, कोरी ओप्टी ससीबोइटिस है, और डेमोडेक्स फोलिक्यूल्यूरोम है। ठीक है। खाज और खुजली रोग के उपचार में सल्फर पाउडर को किसके साथ मिलाकर लगाना चाहिए? तो किसके साथ? तेल के साथ में। सल्फर पाउडर को तेल के साथ मिलाकर लगाना चाहिए। खाज और खुजली रोग के उपचार में इंजेक्शन ओवरमेक्टिन की मात्रा कैसे तय की जाती है? तो ये की जाती है 1 मिली प्रति 50 किग्रा वजन में। ठीक है। तो ये हमारे इतने क्वेश्चन थे पशु परिचर के। रोगों से संबंधित लगभग मैंने सारा निचोड़ निकाल दिया है, एक भी रोग नहीं रहा है। सर्रा रोग है, खाज खुजली रोग है, या हम बात करें एंथ्रेक्स रोग है, जहरवाद रोग है, और हम बात करें तो जैसे कुछ और भी रोग थे उनकी हमने चर्चा कर ली है सारी की। तो आप इन MCQ क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, और जिन साथियों ने पढ़ा नहीं है वो पहले थ्योरी पढ़े, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है। अगर जिसको क्वेश्चन याद होते हैं तो वो क्वेश्चन याद कर लो। इसी प्रकार डेली हम लेकर आएंगे, अगला टॉपिक लेकर आएंगे। अगला टॉपिक कौन सा है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए और तैयारी कीजिए। और 1 से 3 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है 6 पारियों के अंदर, तो अच्छी तरीके से तैयारी करें। और जय हिंद जय भारत दोस्तों। इसकी PDF मैं आपको कुछ दिनों के अंदर, लगभग जब 10 दिन रहेंगे तब मैं सारी PDF ये टेलीग्राम पर डाल दूंगा। इतने आप इसको अच्छी तरीके से वीडियो देखो। ठीक है। वीडियो देखना, हो सकता है मैं नहीं डालूँ तो ज़रूर देखना वीडियो।